हेलो दोस्तों, उर्दूलाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज हमारी ये चौथे पेपर की तीसरी क्लास है। जो लोग चैनल को पहली बार जुड़े हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, लाइक भी कर लेंगे। आते हैं हम आज के पहले सवाल पर। सवाल है, अपभ्रंश कौन सी ज़बान है? अपभ्रंश कौन सी ज़बान है? आर्यों के साथ आने वाली ज़बान, मुसलमानों की आमद के बाद पैदा होने वाली ज़बान, छठी सदी के बाद आर्याई की इर्तिकाई शक्ल, और द्राविड़ी और आर्याई के इम्तिजाज से पैदा होने वाली ज़बान। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा? पहली बात देखिए, पहला जो है आर्यों के साथ आने वाली ज़बान, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि जो है आर्य अपने साथ संस्कृत ज़बान लेकर के आए थे। ठीक है ना, तो ये तो नहीं हो सकता। और ये चौथा ऑप्शन है, द्राविड़ी और आर्याई के इम्तिजाज से पैदा होने वाली ज़बान, ये भी नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा सा सवाल में गड़बड़ी है और इसके दो ऑप्शन सही हैं। अब इसको ध्यान से देखिए तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह। और इस तरह के जो सवाल होते हैं या इससे मिलते जुलते, जब तक आप उसको समझ कर नहीं लगाएंगे तब तक वो नहीं आएगा। ये रटने वाला सवाल नहीं है, ये समझने वाला सवाल है। तो सबसे पहले आप जानिए कि हिंद आर्याई को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हिंद आर्याई ज़बान को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक का नाम रखा गया कदीम हिंद आर्याई, एक का नाम रखा गया वस्ती हिंद आर्याई, और एक का नाम रखा गया जदीद हिंद आर्याई। इतना बात तो आपको मालूम होना चाहिए पहली बात। ठीक, और कदीम हिंद आर्याई का जो ये ज़माना है, ये 1500 साल का ज़माना होता है। और कदीम हिंद आर्याई की शुरुआत में ही जो है आर्य लोग हिंदुस्तान में आए थे। तो कदीम हिंद आर्याई का जो ज़माना शुरू होता है वो शुरू होता है 1500 BC जिसे कहेंगे, कब्ल मसीह, ईसा पूर्व। क्या कहेंगे? ईसा पूर्व। 1500 कब्ल मसीह से लेकर के, यानी ईसा पूर्व से लेकर के हो जाएगा ये 500 कब्ल मसीह तक, यानी ईसा पूर्व तक। समझिए ना, 1500 कब्ल मसीह से लेकर के 500 कब्ल मसीह तक, यानी एक कदीम हिंद आर्याई जो ज़माना है, इसका ज़माना यही है। 1500 कब्ल मसीह से लेकर के 500 कब्ल मसीह तक। 1500 के बाद 1400, 1300, 1200, इस तरीके से 500 पे आएगा, क्योंकि कब्ल मसीह जो होता है BC जिसे कहते हैं, ईसा पूर्व, वो उल्टा चलता है। ठीक है, 1500 से उल्टा चलते हुए पहले आएगा 0, फिर 0 से सीधा चलेगा। तो इसका ज़माना हो गया 1500 कब्ल मसीह से लेकर के 500 कब्ल मसीह। अब वस्ती का जो ज़माना है, ये वस्ती का जो ज़माना है वो है 500 कब्ल मसीह से लेकर के 500 कब्ल मसीह से लेकर के 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक। और जदीद का ज़माना है वो 1000 ईस्वी से लेकर के ताहाल तक है। समझिए ना, 1000 ईस्वी से लेकर के ताहाल यानी मौजूदा हाल तक जो चल रहा है वो है। इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब जो ये वस्ती वाला है, इसी में है सवाल छुपा हुआ, जो सवाल पूछा गया है ये इसी में है। वस्ती हिंद आर्याई को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक का नाम दिया गया पाली, पाली का ज़माना। एक का नाम दिया गया प्राकृत। ठीक है, एक का नाम दिया गया प्राकृत, और एक फिर है अपभ्रंश। क्या है? अपभ्रंश। अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और ये तीनों 500 साल पर मुश्तमिल है। ठीक है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश 500 साल पर, यानी ये जो ज़माना है पाली का जो ज़माना है वो 500 कब्ल मसीह से लेकर के 0 ईस्वी तक, यानी इसी को जो है अब हम 3 हिस्सों में बांट दे रहे हैं। 500 वस्ती का जो वस्ती हिंद आर्याई का जो ज़माना है 500 कब्ल मसीह से लेकर के 1000 ईस्वी तक, ये है ना, ये 500 कब्ल मसीह से लेकर के 1000 ईस्वी तक। तो इसको हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं 500 साल पर। तो 500 कब्ल मसीह से लेकर के 0 ईस्वी, और प्राकृत का जो ज़माना है 0 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक, ये ईस्वी हो जाएगा। और जो अपभ्रंश का ज़माना है वो है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना। अरे भाई, वस्ती हिंद आर्याई जो कब्ल मसीह है वो 500 कब्ल मसीह से जब आप पीछे आएंगे 500 साल, तो 0 पे आ जाएंगे, फिर 0 से शुरू होगा 500, फिर 500 से 1000। इसी तरीके से ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश 500 साल पे बटा हुआ है। अब क्या होता है कि जो अपभ्रंश का ज़माना है, अपभ्रंश का जो ज़माना है 500 कब्ल मसीह से लेकर के 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी। ठीक है, अपभ्रंश का जो ज़माना कब है? 500 से
1000 ईस्वी, 500 से 1000 ईस्वी, यानी 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी। ये किसका ज़माना है? ये ज़माना है अभ्रंश का। अब इसी ज़माने में 500 कबल मसीह से लेकर के 1000 ईस्वी तक के ज़माने में, 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के ज़माने में, इसके बीच में मुसलमानों की आमद हुई। आपको मालूम है कि 712 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले हिंदुस्तान पे हमला किया। ठीक है, उसके बाद पंजाब में मुसलमान आए, पंजाब में आए, फिर अरब से मुसलमान आए। ठीक, इसी के बाद से आना शुरू करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 500 से 1000 के दरमियान में जो है वो जो है मुसलमानों की आमद का ज़माना है। ठीक है, 500 तक क्या था? 500 तक जो था वो प्राकृत चल रही थी। 500 तक जो था वो प्राकृत चल रही थी। अब 500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक ये क्या है? अभ्रंश है। अभ्रंश नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले प्राकृत चल रही थी, प्राकृत चला करती, लेकिन जब मुसलमान आ गए, मुसलमान आए, सिंध में मुसलमान सबसे पहले सिंध में आए, मोहम्मद बिन कासिम ने जो हमला किया, उसके साथ मुसलमान आए, महमूद गजनवी ने हमला किया। ठीक है, यानी सारे लोग जो है जब हिंदुस्तान में आए तो प्राकृत ज़बान चल रही थी, और प्राकृत में जब ये लोग आए, अरबी फ़ारसी सब मिक्स हो गई ज़बान, और वहीं से हो गई ज़बान भ्रष्ट। तो अभ्रंश के माने क्या होता है? भ्रष्ट हुई ज़बान। अभ्रंश के माने क्या होता है? भ्रष्ट हुई ज़बान। समझ में आ गया ना? अभ्रंश के माने क्या होता है? भ्रष्ट हुई ज़बान। तो अब इसको सवाल को देखिए, समझ में आएगा तब। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, मुसलमानों की आमद के बाद पैदा होने वाली ज़बान कौन है? अभ्रंश। समझ में आ गया ना? मुसलमानों की आमद के बाद पैदा होने वाली ज़बान अभ्रंश है। और दूसरा देखिए, 6ठी सदी के बाद आर्याई की इर्तिकाई शक्ल। 6ठी सदी, भाई 500 के बाद 600 आएगा, यानी 6ठी सदी आएगा, यानी इसी के बाद की बात हो रही है ना, 500 के बाद की बात हो रही है। तो इसका जवाब 6ठी सदी के बाद आर्याई की इर्तिकाई शक्ल, यानी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कदीम, वस्ती, जदीद, ये सब आर्याई ज़बानें हैं। उर्दू किससे पैदा हुई है? आर्याई ज़बान से तो ही पैदा हुई है शुरू से, तो आर्याई का ही एक हिस्सा है सब। अब क्लियर हो गया ना कि मुसलमानों की आमद के बाद पैदा होने वाली ज़बान कौन है? अभ्रंश। 6ठी सदी के बाद आर्याई की इर्तिकाई शक्ल, यही तो है आर्याई की इर्तिकाई शक्ल, 6ठी सदी। तो इसका जवाब हो जाएगा ये। ठीक है, ये सारा इस सवाल को बताने में देर लगी, लेकिन जब इस सवाल को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो इस तरीके का कोई भी सवाल हो जाएगा आएगा तो आप उसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना? तो कदीम, सबका ज़माना याद कर लीजिएगा। कदीम का 1500 कबल मसीह से लेकर के 500 कबल मसीह। वस्ती का जो ज़माना है वो 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक, ये 1500 साल का ये पूरा ज़माना है। अब हम उस 1500 साल को 3 हिस्सों में बांट देते हैं, पाली, प्राकृत और अभ्रंश। पाली का ज़माना जो हो गया वो 500 कबल मसीह से लेकर के 0 ईस्वी, और प्राकृत 0 ईस्वी से 500 ईस्वी, अभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। और इसी 500 ईस्वी और 1000 ईस्वी के दरमियान का जो जितना वक्फ़ा है, जितना वक्त है, वो अभ्रंश कहलाता, क्योंकि इसी दरमियान मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया और मुसलमानों की आमद हुई। पंजाब से मुसलमान आए, सिंध से आए, महमूद गजनवी के ज़रिए आए, सारी बातें इसी में अभ्रंश में हुई। अभ्रंश के माने होता है कि बिगड़ी हुई ज़बान या भ्रष्ट हुई ज़बान। क्लियर हो गया ना? तो इसका जो है ये दोनों होना चाहिए। चलिए आगे अगला सवाल। जनूबी बिहार किस प्राकृत का चलन है? जनूबी बिहार में क्या बोली जाती है? ये बोली जाती है मगधी। क्या बोली जाती है वहाँ पे? मगधी बोली जाती है। ठीक है, ये बहुत अहम है। इसके जो चारों ऑप्शन है उसको देख लीजिए कि कहाँ क्या क्या बोली जाती है। अक्सर एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं कि मगधी का चलन कहाँ था? जनूबी बिहार। जो जनूबी बिहार का इलाका है वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी प्राकृत? मगधी प्राकृत बोली जाती है। ठीक है, कौन सी प्राकृत बोली जाती है? मगधी। शौरसैनी प्राकृत कहाँ बोली जाती है? शौरसैनी ये बोली जाती है मथुरा और आगरा। ये मथुरा का इलाका हो गया और आगरा। और पिशाची, पिशाची के माने क्या होता है? पिशाची के माने होता है पिशाच, यानी भूत, है ना, भूत शैतान। और इसका इलाका कहाँ है? इसका इलाका है पंजाब और कश्मीर। ठीक है, पंजाब और कश्मीर इसका इलाका है। और ये क्या है? अरध मगधी। अरध मगधी, अर्ध हिंदी में पढ़ा जाता है, उर्दू में अरध का है। अरध माने होता है आधा, यानी आधी मगधी।
इसका इलाका कहाँ है? इसका इलाका है इलाहाबाद। इसका इलाका इलाहाबाद है और बिहार का दरमियानी इलाका, दो जगह है। ठीक है, ये दो याद रखिएगा, बिहार का दरमियानी इलाका, बिहार का दरमियानी इलाका। क्लियर हो गया ना? बिहार का दरमियानी इलाका। तो इसका एरिया याद रखिएगा कि किस एरिया में कौन सी प्राकृत बोली जाती है। ठीक, तो मगधी का इलाका कहाँ पे है? जनूबी बिहार। मगधी को हकारत की नज़र से देखा जाता है, मगधी प्राकृत को हकारत की नज़र से देखा जाता है। मगधी प्राकृत को गैर मुहज़्ज़ब कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आर्यों की पहुँच से, आर्य लोग जब हुकूमत करते थे तो आर्यों की रीच से, आर्यों की पहुँच से ये जो है ज़बान बहुत दूर थी, ये इलाका बहुत दूर था, वहाँ पहुँच नहीं पाते थे। इसी वजह से उसको उन लोगों ने गैर मुहज़्ज़ब का नाम दे दिया। बिहारी वैसे भी जो है, मतलब कि बिहार की ज़बान को गैर मुहज़्ज़ब इन्होंने कहा है, बस ऐसे याद रखिए। ठीक, बिहार की ज़बान को गैर मुहज़्ज़ब आर्यों ने कहा है क्योंकि इनकी पहुँच से दूर थी ये ज़बान। और शौरसेन मथुरा का इलाका है। शौरसेन मथुरा का इलाका है, आगरा इलाका है, इस पर संस्कृत का गहरा असर है। और पंजाब और में क्या बोली जाती है? पिशाची प्राकृत। पिशाची के माने होता है भूत होता है, भूत शैतान। और अर्ध माने होता है आधा, यानी आधी मगधी मिली हुई। तो इसका एरिया है इलाहाबाद और बिहार का दरमियानी इलाका। ठीक है, इसी अरध मगधी को अशोक, ठीक है, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का मानने वाला था, बौद्ध मज़हब का, अशोक, उसके शिलालेखों का जिक्र जो है मिलता है। अशोक ने जो अपने शिलालेख, अपने कुतबे जो अपना लिखा था, वो अरध मगधी प्राकृत में लिखा था। शिलालेखों पर, कुतबों पर, जो पत्थरों पर लिखा हुआ है, खुदा पाया गया है, अशोक के शिलालेख जो इलाहाबाद में पाए गए हैं, वो अरध मगधी ज़बान में लिखे गए हैं। और इसका एरिया कहाँ पाया गया? वो इलाहाबाद में। तो कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म ने और अशोक ने अरध मगधी प्राकृत को ही अपनाया था। क्लियर हो गया ना? ये देखिए, जितनी बातें बता रहा हूँ सब सवाल हैं, सभी जो है सवाल हैं। तो ये सवाल क्लियर हो गया? आगे बढ़ें अगला। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पे कलाम नर्म नाजुक बेअसर। तो ये शेर किस शायर का है? ये शेर किसका है? ये जोश मलिहाबादी, हसरत, इकबाल और गालिब। अल्लामा इकबाल का ये शेर है, बहुत ही मशहूर शेर है। अल्लामा इकबाल का ये शेर है। अल्लामा इकबाल का जो दूसरा शेरी मजमुआ है, एक पहला बाग़ दरा, दूसरा बाले जिब्रील। तो बाले जिब्रील के शुरुआत में ही, जैसे बाले जिब्रील जब किताब खोलेंगे, शुरू में ही ये शेर दर्ज है। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पे कलाम नर्म नाजुक बेअसर। ठीक है, ये जो है शेर अल्लामा इकबाल ने कब लिखा और किससे मुतासिर होकर लिखा? ये एक थे बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े आलिम थे संस्कृत ज़बान के, और बहुत बड़े शायर थे वो। उनका नाम था राजा भर्तरी हरि, और वो जो है ऋषि भी थे। ठीक है, राजा भर्तरी हरि, हालांकि उनका नाम राजा भर्तहरि है, लेकिन जो है आम तरीके से जो मशहूर है भर्तरी हरि। तो राजा भर्तरी हरि ये जो है संस्कृत के बहुत बड़े शायर थे, और इनसे अल्लामा इकबाल बहुत मुतासिर थे। अल्लामा इकबाल ने इनका एक मज़मून पढ़ा। अल्लामा इकबाल ने राजा भर्तरी हरि का एक मज़मून पढ़ा, और पढ़ने के बाद, उस पूरे मज़मून को पढ़ने के बाद, उसका निचोड़, उस पूरे मज़मून का निचोड़ 2 लाइन में लिख दिया। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पे कलाम नर्म नाजुक बेअसर। यानी यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें हैं। अगर ऑप्शन आ जाए कि ये शेर किसका, तो राजा भर्तरी हरि का नहीं है, उनके मजमून से अखज़ किया, उसको पढ़ करके उसका निचोड़ 2 लाइन में लिख दिया है। समझ गए ना? तो उनसे अखज़ किया गया, उनसे माखूज़ है। लेकिन ये शेर किसका? अल्लामा इकबाल का। समझ गए ना? तो फूल की पत्ती से कट सकता है, ये किसका शेर है? अल्लामा इकबाल का। किस किताब में दर्ज है? ये जो है बाले जिब्रील में। और किससे माखूज़ है, किसके मजमून से अखज़ करके लिखा है? तो राजा भर्तरी हरि। क्लियर हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
मसनवी सहरुल बयान का किरदार इनमें से कौन है? ये गुलफाम एक किरदार है। ये किसका किरदार है? गुलफाम। ये जो है एक ड्रामा था इंदर सभा, उसी का हीरो है। अमानत लखनवी का एक ड्रामा है इंदर सभा, उसी का हीरो रहता है, उसका नाम रहता है गुलफाम। तो ये तो उसका हो गया। और मैं आज़ाद वक्त मीर अमन की दास्तान बागो बहार, और उसमें जो बादशाह रहता है उसका नाम रहता है आज़ाद वक्त। महजबी जहर इश्क मिर्ज़ा शौक की मस्तवी है, उसमें जो हीरोइन रहती है उसका नाम रहता है महजबी, जो जहर खा करके मर जाती है। बद्र मुनीर, ये जो है बद्र मुनीर बेनज़ीर, बद्र मुनीर बेनज़ीर किसका किरदार है? सहरुल बयान का। बद्र मुनीर बेनज़ीर। और उसमें एक और किरदार है फ़िरोज़ शाह, और उसकी शादी होती है नजमुन्निसा से। एक मसूद शाह है, ठीक है। ये सब किरदार है। ऐशबाई, एक माहिरुख परी होती है। सब किसके किरदार? ये सहरुल बयान के किरदार है। किसके किरदार हैं? सहरुल बयान के। सब याद रखिएगा, किरदार जो है अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। इसमें देखिए मसनवी सहरुल बयान के बारे में और बात कर लें कि मसनवी सहरुल बयान को किसने फुलझड़ी कहा है? फुलझड़ी यानी एक एक लफ्ज़ से उसके फूल झड़ते हैं। इतनी मेहनत से उन्होंने लिखी है मसनवी कि एक एक लफ्ज़ से उसके फूल झड़ रहे हैं, एक एक विसरे से, एक एक शेर से उसके फूल झड़ रहे हैं। तो मसनवी सहरुल बयान को फुलझड़ी किसने कहा? तो खुद मीर हसन ने कहा है। मीर हसन ने उसमें शेर लिखा है। आप उस मसनवी को पढ़ेंगे तो मसनवी में शेर है कि नहीं मसनवी है ये एक फुलझड़ी, ठीक है। नहीं मसनवी है ये एक फुलझड़ी, मुसलसल है मोती की गोया लड़ी, नई तर्ज है और नई है ज़बान, नहीं मसनवी ये है सहरुल बयान, ठीक है ना। तो नहीं मसनवी है एक फुलझड़ी, है ये एक फुलझड़ी। तो फुलझड़ी किसने कहा है? मीर हसन ने खुद मसनवी सहरुल बयान को कहा है। क्लियर हो गया ना। तो ये बात याद रखना चाहिए, सब पूछे गए हैं। तो सहरुल बयान का दीबाचा किसने लिखा था? मीर शेर अली अफसोस ने लिखा था। मीर शेर अली अफसोस ने लिखा था। कहाँ पे? फोर्ट विलियम कॉलेज में। मसनवी सहरुल बयान का नस्र में तर्जुमा किसने किया था? ये भी फोर्ट विलियम कॉलेज में एक तर्जुमा हुआ है, बहादुर अली हुसैनी ने किया है। समझिए ना। तो ये सब बातें जो है सहरुल बयान के बारे में हो रही थी। हम आते हैं अब अगले सवाल पर। देखिए सवाल में जो चीज़ नया लगा करे उसको आप नोट कर लिया करें, क्योंकि बाद में आप सोचेंगे कि बाद में देख करके फिर नोट कर लेंगे तो बाद में नोट नहीं हो पाता है। तो आप लोग जो है जो भी अच्छा लगे सवाल में या नया कुछ दिखे तो आप उसको नोट कर सकते हैं। और कम से कम वीडियो को आप 2 बार देखेंगे। पहली बार तो आप एक बार देख लीजिए, फिर आप जब दूसरी बार जब देखेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहली बार एक बार पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद फिर आप दूसरी बार में उसको पुश करके जहाँ जैसा लगे आपको या स्क्रीनशॉट जैसे बने उसको आप लिख सकते हैं। चलिए हम आते हैं अब अगले सवाल पर। आखिरी तोहफ़ा किसका अफसानवी मजमूआ है? आखिरी तोहफ़ा ये किसका है? ये है प्रेमचंद का। इनके जो आखिरी ज़माने के नावल है आखिरी तोहफ़ा, ज़्यादा राह और एक और लिखा है दूध की कीमत। ये इनके आखिरी ज़माने के नावल हैं कि मतलब इंतकाल से 2-3 साल कबल लिखा था। दूध की कीमत, ठीक है। आखिरी तोहफ़ा, ज़्यादा राह, दूध की कीमत, ये सब क्या है? इनके आखिरी ज़माने के नावल। तो ये किसका नावल है? ये प्रेमचंद का नावल है, ठीक है। प्रेमचंद का नावल। प्रेमचंद का जो नावल आखिरी तोहफ़ा है ये अफसानवी मजमूआ है, सॉरी ये अफसानी मजमूआ है। आखिरी तोहफ़ा जो है ये इनका अफसानी मजमूआ है, और ज़्यादा राह ये भी अफसानी मजमूआ है, दूध की कीमत ये भी अफसानी मजमूआ है। ये सब क्या है? प्रेमचंद का अफसानी मजमूआ। और प्रेमचंद का अफसानवी मजमूआ आखिरी तोहफ़ा में एक अफसाना शामिल है, 2 बैल। क्या नाम है इसका? 2 बैल। और इन दोनों बैलों का जो नाम रहता है हीरा मोती, ये याद रखिएगा। हीरा मोती, झूरी, काछी, ये सब इसके किरदार हैं, ठीक है। 2 बैल किसका अफसाना है? प्रेमचंद का। हीरा मोती किसके किरदार है? किस अफसाने के? 2 बैल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में हो गई। अब हम आते हैं अगले सवाल पर।
टूटे हुए तारे, टूटे हुए तारे ये किसकी तसनीफ है? ये है कृष्ण चंद्र की। ये सब याद करने वाला सवाल है। कृष्ण चंद्र पर कई बार बात हो चुकी है। तो टूटे हुए तारे किसका है? कृष्ण चंद्र का। एशिया का अजीम अफसाना निगार किसे कहा जाता है? एशिया का अजीम अफसाना निगार कृष्ण चंद्र को कहा जाता है। समझे ना? कृष्ण चंद्र का। इन्होंने अपना मजहब तब्दील कर दिया था, अपना नाम बदल दिया था और रख लिया था शहबाज। क्या नाम रखा था? शहबाज। समझिए ना? चलिए हम आते हैं अगले सवाल पर। गंजे फरिश्ते, गंजे फरिश्ते किस नवैयत की किताब है? ये खाकों का मजमूआ। ये क्या है? खाकों का मजमूआ है, सादत हसन मंटू का। सादत हसन मंटू के खाकों का मजमूआ है गंजे फरिश्ते। इसके अलावा इन्होंने और खाका लिखा था लाउड स्पीकर के नाम से। क्या नाम है? लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर। और एक और लिखा था शख्सियतें के नाम से। शख्सियतें, ये सब याद रख लीजिए। गंजे फरिश्ते, लाउड स्पीकर, शख्सियतें, ये सब क्या है? ये सब इनके खाकों का मजमूआ है। क्या है? खाकों का मजमूआ। और इन्होंने एक खाका लिखा था, उसी में शामिल है जो ये सब अफसानी मजमूए हैं, गंजे फरिश्ते, लाउड स्पीकर और शख्सियतें। उसमें शामिल है परी चेहरा नसीम। ये अक्सर पूछा जाता है कि परी चेहरा नसीम किसने लिखा है? ये खाका किसने लिखा है? परी चेहरा रहेगा यहाँ पे। परी चेहरा नसीम। परी चेहरा नसीम ये एक खाका लिखा है। और ये किसका खाका है? एक फिल्म की हीरोइन थी, फिल्म की जो है अदाकारा थी, उसका नाम था रोशन बेगम। उसका नाम था रोशन बेगम, बहुत ही खूबसूरत थी। उसका खाका इन्होंने लिखा था, रोशन बेगम। इसको, ये इतनी ज़्यादा मशहूर थी, इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, ये जो है फिल्मी दुनिया में ब्यूटी क्वीन के नाम से मशहूर थी। किस नाम से? ब्यूटी क्वीन के नाम से मशहूर थी। समझिए ना? ब्यूटी क्वीन रोशन आरा को कहा जाता है। और इसका खाका मंटू ने परी चेहरा नसीम के नाम से लिखा था। ठीक है ना? तो अगर पूछा जाए कि परी चेहरा नसीम के नाम से खाका किसने लिखा? सादत हसन मंटू ने। अगर पूछा जाए परी चेहरा नसीम में सादत हसन मंटू ने किसका खाका लिखा है, तो रोशन बेगम का, जो एक बहुत अच्छी फिल्म अदाकारा थी। ठीक है? और इसको फिल्मी दुनिया में ब्यूटी क्वीन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया ना? तो परी चेहरा नसीम के नाम से एक खाका लिखा था, एक खाका लिखा था इस्मत चुगताई का, इस्मत चुगताई के नाम से। इसका नाम ही वही था। ठीक है? एक खाका जो लिखा था इस्मत चुगताई के नाम से, और एक खाका और लिखा था मेरा साहब, मेरा साहब के नाम से। इसमें जो है मेरा साहब में मोहम्मद अली जिन्ना का खाका था। किसका? मोहम्मद अली जिन्ना। मेरा साहब मोहम्मद अली जिन्ना का खाका। समझ गए ना? और इसके अलावा और खाका लिखा था बारी अलीग, जो इनके उस्ताद थे बारी अलीग, उनका भी खाका लिखा था। तो ये सब मशहूर खाके, हालांकि लिखे इन्होंने बहुत सारे हैं। फिल्मी दुनिया में जो एक अशोक कुमार है, हीरो है, उसका भी खाका लिखा है। तो तमाम खाके लिखे हैं, लेकिन जो मशहूर खाका है, मान लीजिए अशोक का खाका लिख लीजिए, और परी चेहरा नसीम हो गया, इस्मत हो गया, मेरा साहब, ये सब खाका है। और गंजे फरिश्ते और लाउड स्पीकर, शख्सियतें, ये सब खाकों का मजमूआ है। ठीक है? क्लियर हो गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। राजेंद्र सिंह बेदी कहाँ पैदा हुए थे? राजेंद्र सिंह बेदी ये पैदा हुए थे लाहौर में। कब? 1915 में। 1915 में लाहौर में पैदा हुए थे। 1915 में लाहौर में पैदा हुए थे, और 1984 में इनका मुंबई में इंतकाल हुआ था। 1984 मुंबई में इंतकाल हुआ था। शुरू में ये जो है शायरियों का और अफसाने भी लिखा करते थे। शुरुआत में जो इनका जो नाम लिखते थे, मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखते थे। शुरू में ये किस नाम से लिखते थे? मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखते थे। समझ आ गया ना? इनका एक बहुत मशहूर नावल है और एकलौता नावल है, यानी एक ही नावल लिखा है। एक और लिखा था लेकिन वो अधूरा रह गया था, तो सिर्फ एक नावल लिखा है, एकलौता नावल, एक चादर मैली सी। उसका क्या नाम है? एक चादर
मैलीसी। और इस नावल पर फिल्म भी बनी हिंदुस्तान में इसी नाम से, और पाकिस्तान में भी फिल्म बनी है इसी पर, और उसका नाम रखा गया मुट्ठी भर चावल। यानी एक चादर मैलीसी जो नावल लिखा है बेदी ने, उस पर फिल्म बनी हिंदुस्तान में, उस पर हिंदुस्तान में फिल्म बनी है, उसका नाम है एक चादर मैलीसी, नाम वही है। और पाकिस्तान में भी जो है एक फिल्म बनी है, उसका नाम रखा गया है मुट्ठी भर चावल। समझ आ गया ना, मुट्ठी भर चावल। तो ये नावल जो लिखा है, इनको 1965 में इनको इसी नावल पर साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था। ठीक है, साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था। क्लियर हो गया ना। तो राजेंद्र सिंह बेदी कहाँ पैदा हुए? लाहौर में पैदा हुए। कब? 1915 में। इंतकाल कब हुआ? 1984 में। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कौन सा नावल लिखा है? एक चादर मैलीसी। कब इनाम मिला था इनको? 1965 में। शुरू में किस नाम से लिखते थे? मोहसिन लाहौरी के नाम से। ठीक है। और इसी नावल पर जो है पाकिस्तान में फिल्म बनी है, उसका नाम रखा गया मुट्ठी भर चावल। क्लियर हो गया ना। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, दुआया किस सिन्फ सुखन का जुज़ू होता है? दुआया, दुआ, तो ये है कसीदा में तशबीह, गुरेज, मदा, मुद्दुआ, दुआ। ठीक है। इसको दुआया भी कह सकते हैं, या दुआ कह सकते हैं, या ख़ात्मा कह सकते हैं। सारी बातें एक ही हैं। ठीक है ना, सारी बातें एक ही हैं। ये आसान सवाल है। और ये कसीदे का एक जुज़ है, कसीदे का आखिरी जुज़। कसीदे का आखिरी जुज़ क्या है? दुआया। उसमें जो शायर जब सारी बातें अपने कह चुकता है, उसकी तारीफ़ वगैरह कर देता है बादशाह की, या जिसके लिए कसीदा कहता है, फिर लास्ट में उसको दुआ देता है कि जो है तुम्हारी उम्र 50,000 साल के बराबर हो, है ना। तो इस तरीके से मतलब कि उन दुआ देता है, उसमें उम्र दराजी की दुआ देता है, और उसके सेहतयाबी की दुआ देता है। कसीदा के लास्ट जो जुज़ होता है, यदि उसको हम दुआ कह सकते हैं, और वो आखिरी जुज़ होता है उसको ख़ात्मा जुज़ भी कह सकते हैं। तो उस जुज़ का एक दूसरा नाम भी है ख़ात्मा। क्लियर हो गया ना। तो दुआया किस सिन्फ सुखन का जुज़ू होता है? ये हो गया कसीदे का। क्लियर हो गया ना। चलिए आगे हम आते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए बहुत अहम सवाल है, और इसको समझना है, और जब समझ लेंगे तो इससे कम से कम 10-12 सवाल बन जाएंगे। सिर्फ समझना है और रटने की ज़रूरत नहीं है। काते बुरहान किसकी तसनीफ़ है? काजी अब्दुल वदूद, मिर्ज़ा गालिब, मजनू गोरखपुरी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ठीक है। तो इस किताब को ये तसनीफ़ है मिर्ज़ा गालिब की। इसका जवाब तो ये हो गया। ठीक, इसका जवाब ये हो गया। काते बुरहान किसकी तसनीफ़ है? मिर्ज़ा गालिब की। अब इसके पीछे समझिए कि कैसे कैसे क्या हुआ। एक है मोहम्मद हुसैन तबरेज़ी। क्या नाम उनका है? मोहम्मद हुसैन तबरेज़ी उनका नाम है। मोहम्मद हुसैन तबरेज़ी, इन्होंने एक किताब लिखी थी बुरहान काते। क्या नाम था? बुरहान काते। किसकी किताब है ये? मोहम्मद हुसैन तबरेज़ी की। मोहम्मद हुसैन तबरेज़ी ने लुगत से मुतालिक एक किताब लिखी थी बुरहान काते। ठीक। अब गालिब ने उसके बाद, बहुत दिनों के बाद गालिब ने उस किताब को पढ़ा, तो गालिब को उसमें बहुत सारी गलतियां दिखीं। तो गालिब ने उस गलतियों की तस्हीह की, उस गलतियों को दरकिनार किया। उसके बाद उसी किताब को जो है बुरहान काते को काते बुरहान के नाम से लिख दिया। काते बुरहान। देखिए नाम पलट गया। पहले था क्या? बुरहान काते था, अब हो गया काते बुरहान। ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी गालिब ने, तस्हीह करने के बाद। जब गालिब ने ये किताब मोहम्मद हुसैन तबरेज़ी बुरहान काते को काते बुरहान के नाम से लिख दिया, तो गालिब को बहुत मतून होना पड़ा, बहुत ताना सुनना पड़ा, लोगों की गालियाँ सुननी पड़ी। उसके बाद गालिब ने क्या किया कि बाद में उस किताब को जो है काते बुरहान को, जो अपनी खुद की किताब जो तर्जुमा करके लिखा था, जो गलतियों की तस्हीह करके लिखी थी, इस किताब का नाम रख दिया दुरफ्स काव्यानी। उसका नाम रख दिया दुरफ्स काव्यानी। का वाली जोर का वाव, ये अलिफ नू, ये दुरफ्स काव्यानी। समझ आ गया ना। क्या नाम रख दिया? दुरफ्स काव्यानी। दुरफ्स काव्यानी के माने होता है, ये ईरान में एक बादशाह का झंडा हुआ करता था।
ठीक है। एक बादशाह का जो है झंडा होता था, उसका नाम था दुरफ्शे काव्यानी, उसको कहा जाता था। तो ये बातें आपको मालूम हो गई ना कि, और एक बात और देखिए कि जो काते बुरहान है ये गालिब वाली, इसको मुरत्तब किसने किया? गालिब वाली बात हो रही है, मुरत्तब किया है काजी अब्दुल वदूद ने। किसने मुरत्तब किया है? काजी अब्दुल वदूद ने मुरत्तब किया। क्लियर हो गया ना? तो सबसे पहले क्या था कि मोहम्मद हुसैन तबरेज़ी ने एक किताब लिखी थी, उसका क्या नाम था? बुरहान काते। ये लोगत से मुतालिक किताब थी फ़ारसी में। मोहम्मद हुसैन तबरेज़ी ने एक किताब लिखी थी, फ़ारसी लोगत में थी, उसका नाम था बुरहान काते। गालिब ने उस किताब को पढ़ा और गालिब को कुछ किताब में गलती दिखी और उसकी तस्हीह की, उस गलतियों को दरकिनार किया, छाड़ करके फिर जो है किताब को दोबारा छापा और उसका नाम रख दिया काते बुरहान। तो काते बुरहान किसकी हो गई? गालिब की हो गई। फिर इस किताब पर गालिब को बहुत सी गालियों का सामना करना पड़ा, बहुत ही ताना दिया गया, बहुत ही मतून किया गया। उसके बाद गालिब ने उस किताब को दुरफ्शे काव्यानी के नाम से छापा। ठीक है, दुरफ्शे काव्यानी के नाम से छापा। और इसी गालिब की काते बुरहान को काजी अब्दुल वदूद ने मुरत्तब किया। ठीक है ना, काजी अब्दुल वदूद ने मुरत्तब किया। तो बुरहान काते किसकी है? मोहम्मद हुसैन तबरेज़ी। काते बुरहान किसकी है? गालिब। काते बुरहान को किसने मुरत्तब किया? काजी अब्दुल वदूद। और काते बुरहान का दूसरा नाम दुरफ्शे काव्यानी। क्लियर हो गया ना? तो ये सारी बातें हैं, ये सब सवाल हैं, और जब तक आप इसके पीछे का जो है पस मंज़र बैकग्राउंड नहीं जानेंगे तब तक आप जो है उसके सवाल को हल करने में तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसको समझिए और अपने नोट्स में उसी हिसाब से लिख लीजिए। क्लियर हो गया ना? चलिए हम आते हैं अगले सवाल पर। मुताला सर सैयद अहमद ख़ान, ये किसकी किताब है? ये सर सैयद के ऊपर एक किताब लिखी है मौलवी अब्दुल हक ने। मौलवी अब्दुल हक ने एक किताब लिखी है मुताला सर सैयद अहमद ख़ान, बाबाए उर्दू। इनको क्या कहता है? बाबाए उर्दू। यूसुफ नाम के एक तालिब इल्म ने उनको बाबाए उर्दू कहा था। किसको? मौलवी अब्दुल हक को। एक तालिब इल्म था, हैदराबाद में पढ़ता था, और उसने जो है इनको ये खिताब दिया। क्लियर हो गया ना? तो बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक की किताब का क्या नाम है? मुताला सर सैयद। चलिए अब हम मिलते हैं अगले सवाल पर। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो पर। और जो लोग इस चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर देंगे, और इंशाल्लाह आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम।